कोशिका के अंगकों को आपने पिछले वीडियो में पढ़ा और जो बचे हुए कुछ अंगक थे उनको इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइबोसोम ये सूक्ष्म और ये जो है मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन वाले अंगक हैं और इनको सबसे पहले 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन ने, भाई किसने? ये कण जैसी संरचना है, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने कहाँ देखा? सेम की जड़ में देखा। किसमें भाई? सेम की जड़ में देखा। तत्पश्चात पैलाडे नाम के वैज्ञानिक ने इन्हें जंतु कोशिका में देखा। जंतु कोशिका में देखा और इसके लिए इनको 1974 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आगे आप देखिए भाई कि रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में इसे पाया, देखा, और पैलाडे ने इसे जंतु कोशिका में देखा। ये 1953 की बात है, ये 1955 की बात है। तो अब क्या है राइबोसोम? राइबोसोम कोशिका के विभिन्न पार्टों में पाया जाता है और मुख्यतः जो पाया जाता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, अंतःप्रद्रवी जालिका पर पाया जाता है, जो खुरदरा इसका पार्ट होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो खुरदरा पार्ट है ये आप पढ़ चुके हैं, हमने RER और SER के रूप में विस्तृत जानकारी दी। अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर राइबोसोम की बात करेंगे। तो राइबोसोम आपके दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S टाइप के। 70S और दूसरा हमने बताया 80S। और 70S सेगमेंटेशन के आधार पर आपने देखा होगा, ये जब टूटता है तो दो भाग इसके होते हैं, 50S और 30S। अब आप जब इसका योग करोगे तो 80 होता है, तो योग करने की ज़रूरत नहीं है, जिस प्रकार बताया जा रहा है उस तरह आप जानिए। 80S इसका जो है पार्ट जो होता है, एक होता है 60S और 40S। तो अब इसका योग आपको 100 दिख रहा है। 70S आपके जो है प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जो हमने पहले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से बताया है। और आपके जो है 80S यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, इसको हमने वहाँ पर विस्तृत रूप से बताया था। सेगमेंटेशन अर्थात ये S जो है वेडबर्ग यूनिट है, ये वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले विस्तृत जानकारी दी विखंडन के आधार पर, और इसलिए उनके नाम की स्पेलिंग भी S से शुरू होती है। उनके सम्मान में ये S, या ये कह सकते हो उनकी यादगार में इसकी आगे S लगाया जाता है। अब राइबोसोम पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक क्वेश्चन है कि 70S टाइप का राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात जीवाणु इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और 80S प्रकार का कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका, वो अमीबा से लेकर एलिफेंट और ह्यूमन जैसे प्राणी को भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, पशु पक्षी सब आ जाते हैं। अब इसमें
फिर हम आते हैं कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो इस पर बहुत अच्छा उत्तर ये है कि कोशिका की प्रोटीन आपके जो है राइबोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है और आरएनए जो है आपका ये प्रोटीन निर्माण में सहायक है डीएनए के आदेशानुसार। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? डीएनए के आदेशानुसार आरएनए। जब हम डीएनए आरएनए पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको बताएंगे। अब धीरे धीरे हम उधर ही चल रहे हैं। तो डीएनए की अधिकांश मात्रा भाई न्यूक्लियस में पाई जाती है, आरएनए की अधिकांश मात्रा न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम में पाई जाती है या राइबोसोम में होती है। तो इसको हम डीएनए आरएनए के रूप में बाद में चुनेंगे। इसके पहले एक हमारा और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल या अंगक बचा हुआ है जो है केंद्रक। तो देखिए भाई, केंद्रक सिंगल मेम्ब्रेन वाला अंगक है। तो अब हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस ही केंद्रक है। केंद्रक को इंग्लिश में भाई क्या कहा गया? न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज किसने की भाई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि पहला क्वेश्चन ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहते हैं। तो ब्रेन तो भाई आपका बड़े जंतुओं में पाया जाता है। कोशिका अंग नहीं बल्कि जो है बहुत छोटा पार्ट है उसका। तो फिर भी जो है उपमाएं दी गई हैं। उपमा देना कोई ये जो है नई बात नहीं है। समाज में जो है बहुत सी चीज़ों के डबल डबल नाम होते हैं। एक वास्तविक नाम है, एक उसका जो है तुलनात्मक नाम दे दिया जाता है। तो केंद्रक पर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो भाई कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क जो है केंद्रक को कहा जाता है। अब केंद्रक क्या है? कोशिका में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि ये हमने कोशिका बना दी। कोशिका ये दोनों में पाया जाता है, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे आपकी वनस्पत कोशिका हो। अब आपने देखा होगा इसमें ये इस टाइप की एक संरचना होती है और ये जो इसके अंदर पदार्थ होता है ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहलाता है। और इसमें जो दूसरे अंगक पाए जाते हैं उनका हम उसकी विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। अब हमको जो बताना है वो केंद्रक बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक क्या है? केंद्रक के 4 पार्ट होते हैं। इसको कहते हैं हम बाह्य झिल्ली। इसको अंग्रेजी में आप कहना चाहें तो आउटर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन झिल्ली। चूंकि अकेली है तो बाह्य झिल्ली कहो चाहे केवल मेम्ब्रेन कहो, दोनों सही है। फिर इसमें एक छोटा सा इस तरह पार्ट पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। और केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। याद रखना है, दोनों में अंतर है। इसे केंद्रक का मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अब आप केंद्रिका को आपने देखा, केंद्रिका की खोज भाई किसने की? तो इसके जो खोज करता है वो है फोंटाना। कौन है? ऊपर लिखते हैं इसको, फोंटाना। ये इसके डिस्कवरर या खोज करता है। फिर इसमें तीसरा पार्ट जो है वो एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या हमने कहा? केंद्रक द्रव्य।
इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसका एक चौथा पार्ट है जो इसमें इस तरह होता है, ये जो है आपका कहलाता है क्रोमोसोम, या जब तक ये आप ये कह सकते हो सिंगल होता है, या आप ये कह सकते हो धागे नुमा होता है, तो इसे हम कहते हैं थाइलेकॉइड्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिन धागे कहते हैं। क्या कहा गया, इसको भाई इधर दिखा देते हैं जिससे आपको हर चीज समझ में आए। क्रोमैटिन धागे, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, क्रोमैटिन फाइबर। जब यही आपके छोटे और मोटे हो जाते हैं, अब देखिए इसी को हम छोटे और मोटे कर दिए हैं, और ये जो है आप क्या कहलाएंगे, ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहलाते हैं, इनको कह दिया गुणसूत्र। अब आप ये केंद्रक की संरचना देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की आंतरिक संरचना। तो इसमें जो है ये काले से जो हमने अगले स्टेप को दिखाया है, ये सेल डिवीजन के समय देखने को मिलता है। नॉर्मल स्टेज में केवल भाई इतना ही होता है, लेकिन दोनों चीज़ें आपको समझानी है, बतानी है, तो इसको बहुत ध्यान से सुने, ध्यान से जाने। तो केंद्रक के कितने भाग हुए, 4 भाग हुए। पहला क्या है, बाह्य झिल्ली या झिल्ली मेम्ब्रेन, और फिर केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, और फिर क्या है केंद्रिका, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसके डिप्स का पूरा फोंटाना है, और फिर इसमें क्रोमैटिन धागे या गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अब गुणसूत्र हर कोशिका में प्रत्येक जीव अपनी जात के हिसाब से, मतलब उसकी कोशिका में समान होते हैं। पिछले टर्न पर हमने बताया था कि मानव में लगभग 10⁻14 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो आपके सेक्स, या आप ये कह सकते हो ओवम और स्पर्म सेल्स को छोड़कर शरीर की कहीं की भी कोशिका ली जाए, उसमें गुणसूत्रों की संख्या फिक्स है, 46 ही होगी। ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ। यदि ह्यूमन के अतिरिक्त दूसरे पौधों और जंतुओं की बात की जाए तो ये अलग होंगी। जैसे मंकी में जो है बंदर, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 42 होती। कितनी होती भाई, 42। जो अगर हम मटर की बात करें, पाइसम सेटाइवम, या इंग्लिश में इसे पी कहते हैं, मटर, पाइसम सेटाइवम की बात करते हैं तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। ऐसे ही आप जो अगर चिंपांजी की बात करें तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। तो ये जो है कुछ हमने उदाहरण दिए जंतु और पौधों के। आज यहाँ पर हम कोई गुणसूत्र स्पेशली नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल एक आइडिया दे रहे हैं। जब हम जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, तो गुणसूत्र को बहुत अच्छे से बताएंगे, गुणसूत्र क्या होता है, किसने इसको खोजा, और ज़्यादा उदाहरण के साथ ये बात स्पष्ट की जाएगी। अब यहाँ पर हमने आइडिया दे दिया क्या, कि प्रत्येक जाति के जंतुओं में, उनकी सेलों में या उनके केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव का उदाहरण दिया, मटर का दिया, ये सब 4-5 उदाहरण हमने दिए। अब भाई गुणसूत्र पर क्या होता है, जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स किसके बने होते हैं, जीन्स की इकाई क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड, जीन्स पर डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए की इकाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती है, ये जो है पेंटोज शुगर, और इसमें नाइट्रोजनस बेस,
और फास्फेट अणु पाया जाता है। तो ये टोटल संरचना आपकी न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। और न्यूक्लियोटाइड जब कई जुड़ते हैं एक सिस्टम से, और तब इन्हें हम जो है क्या कहते हैं, डीएनए। और डीएनए कहाँ, गुणसूत्र पर होते हैं वो जीन्स, और जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र। तो इस प्रकार एक रिलेशन बन जाता है। तो आनुवांशिक लक्षणों की इकाई जो अगर जीन्स है तो जीन्स में क्या है, डीएनए है। तो मुख्यतः जो निचोड़ मिला वो डीएनए मिला। तो डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है भाई, आपके न्यूक्लियस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, न्यूक्लियस में पाई जाती है। तो डीएनए की अधिकांश मात्रा न्यूक्लियस में पाई जाती है और कुछ मात्रा कोशिका वो केंद्रक के बाहर पाई जाती है। वो उसके उदाहरण हैं आपके माइटोकांड्रिया और हरित लवक। तो माइटोकांड्रिया जब हमने पढ़ाया था तो वहाँ पर तो बताया होगा, और नहीं बताया है तो जान लीजिए कि उसमें भी प्लास्मिड के रूप में डीएनए होता है, या प्लास्मिड ही बोलते हैं। और ऐसे ही जो है आपके हरित लवक, जिसको हमने जो है अच्छे से बताया कि उसमें भी जो है डीएनए होता है, और प्लास्मिड के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार अब आप लोगों ने देखा कि अब आप लोगों ने देखा कि भाई जो डीएनए और आरएनए, इसको हम न्यूक्लिक अम्ल के रूप में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम केंद्रक के बारे में बता रहे थे। केंद्रक ही जो है क्या है, कोशिका का मस्तिष्क है। और ये केंद्रक में जो संरचना पाई जाती है, केंद्रिका इसका सेंसिटिव पार्ट है। तो ये केंद्रक का सबसे जो है सेंसिटिव होने की वजह से केंद्रक का मस्तिष्क कहलाता है। तो कुल मिला के हम इतना तक जाने कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं। और इस प्रकार जो है ये जब डीएनए और आरएनए की बात आएगी तो इसको हम अलग से एक वीडियो में डिटेल में देना चाहते हैं। तो इसलिए ये वीडियो छोटा भले पूरा हो लेकिन काम का है, आप लोग अवश्य पढ़ें। और भाई जो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें।